नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हम आज रोज की तरह प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहूंगा कि अगर आप अभी तक नई परख के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक गुत्थी है वह सुलझती हुई दिखती तो है पर पूरी तरह से सुलझी नहीं है। और जीतन राम मांझी बिल्कुल पब्लिक में आकर यह कह रहे हैं कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, हमें तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला था। फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ ऑफर दे देते हैं। क्या बिहार की कहानी जो सत्ता की अस्थिरता की थी वो खत्म हो चुकी है या उसमें कुछ और एपिसोड अभी आने बाकी हैं? देखिए, कल से जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे तो यही प्रतीत होता है कि अभी बिहार में कहानी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपनी ओर फोड़ा और नीतीश कुमार ऐसा कोई पक्का सिक्का बंद कारण बताने में असमर्थ रहे जिसके चलते उन्हें पाला बदलना पड़ा हो, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि जो गैर भाजपा पार्टियां हैं, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरे संगठन जो कि भाजपा के खिलाफ खड़े हुए हैं और अब नीतीश कुमार के भी खिलाफ हैं, उन लोगों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो भी अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने की कोशिश करें। भाई, जब सब तरफ तोड़फोड़ का आलम है तो कोई एक पक्ष हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे और दूसरा पक्ष लगातार तोड़फोड़ करता रहे और तरह तरह की बातें करे, उसका तो कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, इस पूरे मसले में जो राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका है उस पर गौर कीजिए। लालू यादव और तेजस्वी यादव आमतौर पर खामोश हैं, वो चुप हैं और उनकी तरफ से न कोई वक्तव्य आ रहा है, न वो किसी किस्म की कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, न किसी की निंदा कर रहे हैं, न किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने केवल इतना कहा था कि नीतीश कुमार एक कमजोर मुख्यमंत्री थे और उन्हें मुझे मेरे कामों का श्रेय देने से भी डर लगता था। और आगे देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार का खेल खत्म होता है। केवल उन्होंने ये कहा था। लालू यादव ने तो कोई इतना भी नहीं कहा, तो वो लगातार चुप बैठे रहे। अब कांग्रेस के हाथ में पहलकदमी है और कांग्रेस अपनी तरफ से, मेरे ख्याल से इसके पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी की भी सहमति होगी। ये तक कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को जो मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है, उसमें ये तक बात कही गई है कि कोई राष्ट्रीय जनता दल को कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, आप लोग सारे मंत्रालय लीजिए। ये इशारा केवल जीतन राम मांझी की तरफ नहीं है, ये इशारा तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की तरफ भी है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपनी ओर फोड़ने की कोशिश कर रही थी और बहुत लंबे अरसे तक इसकी पेशबंदी चलती रही, कयासबाजी चलती रही, उस वक्त ये भी चर्चा थी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक पूरी तरीके से खुश नहीं है। उनमें से बहुतों को लगता है ये है कि भाई वो तो बहुत लंबे अरसे से 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं और उनको भी मंत्री पद चाहिए, उनको मंत्री पद क्यों नहीं दिया सकता, उन्हें भी मंत्री पद का सुख चाहिए। तो इस प्रकार की जब तोड़फोड़ होती है तो सारे विधायकों की जो सत्ता संबंधी महत्वाकांक्षाएं हैं वो खुल जाती हैं। अब आप ये कहें कि भाई ये अवसरवाद है, तो जो लोग लगातार बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं, बार बार दल बदल करते हैं, बार बार विधायक बनते हैं, बार बार दल बदल करते हैं, जनता के नाम पे ही सब काम किया जाता है, वो सब करें तो उनका माफ है। और जो लोग लगातार चुने जा रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको कभी भी कोई मौका नहीं मिलता है, वो अगर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करें तो उनके बारे में कहा जाएगा अवसरवाद है, ये तो उचित नहीं है। तो बिहार में लगता ये है, अभी भी मैं समझता हूं कि पलड़ा नीतीश कुमार और भाजपा के पक्ष में ही झुका हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति अख्तियार की गई है उसमें कुछ ना कुछ इस पलड़े को डगमगाने वाली स्थिति में डाल दिया है। अभी ये भी खबर आई है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायकों वगैरह को दिल्ली बुलाया है। तो अगर राजनीतिक परिस्थिति कोई भी करवट ले सकती है। आज मंत्रालयों का वितरण भी किया गया जिसमें कि बहुत सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय और मुख्यमंत्री से ज्यादा मंत्रालय दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिया गया। शायद हो सकता है कि जब विस्तार हो तो इन्हीं मंत्रालय में से कुछ मंत्रालय भाजपा के दूसरे मंत्रियों को दे दिया जाए, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो वास्तविक शक्ति है मुख्यमंत्री के रूप में उसमें काफी कटौती की गई है। देखिए, जब नीतीश कुमार की शक्ति में कटौती होती है तो दरअसल उनके विधायकों की शक्ति में कटौती होती है।
भाई नीतीश कुमार के हिस्से में मंत्रालय ना आने का मतलब ये है कि उनके विधायकों के हिस्से में मंत्रालय नहीं आते, उनके विधायकों को कम मंत्री बनने का मौका मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं और फिर नए सिरे से हर चीज का बंटवारा हो रहा है, नए सिरे से हर चीज को निगोशिएट किया जा रहा है। संसद की सीटें कितनी मिलेंगी, विधानसभा में जब चुनाव होगा तब कितनी मिलेंगी, हर चीज के ऊपर सवालिया निशान है, हर चीज का नए सिरे से निर्णय हो रहा है। तो ऐसे में सबकी महत्वाकांक्षा जागना स्वाभाविक ही है। जो वरिष्ठ विधायक हैं वो जरूर इस बात को सोचेंगे कि भाई हम क्यों नहीं, केवल वही क्यों बार बार, ऐसा क्यों। और ऐसे में अगर दूसरे पक्ष से कोई एक प्रस्ताव आ रहा है, अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव होने में पूरा 1 साल बाकी है, तो सत्ता का 1 साल लंबा सुख सबको अच्छा लगता है, इसमें क्या बुरी बात है। तो वो भाजपा जिस तरीके से पूरे खेल को खेलती है, हो सकता है वही भाजपा के पास कुछ विचारधारात्मक उद्देश्य होते हो, इनको हल करना चाहती है इस तरीके से। हो सकता है कि भाजपा कोई लंबा खेल खेल रही हो, लेकिन राजनीति में लंबा खेल भी खेला जाता है और राजनीति में छोटा खेल भी खेला जाता है। तो भाजपा लंबा खेल भले ही खेल रही हो, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जीतन राम मांझी के विधायक हैं, उन्हें छोटा खेल खेलने का पूरा हक है। ऐसे मुकेश सहनी है, उन्होंने तो अभी तक ये नहीं निर्णय दिया है कि वो किस तरफ है, बिल्कुल उनका कोई वक्तव्य निकल के नहीं आया सामने। और देखिए, जब जैसे ही पलड़ा दूसरी तरफ झुकेगा, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी बदल जाएगी, वो भी नए सिरे से अपनी पूरी परिस्थिति के ऊपर सोचने लगेंगे। ये जो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या हम ऐसा लगता है कि जो एनडीए है बिहार में, वो दलों की बहुतायत से पीड़ित है और कुछ दल जरूर छोड़ के देखिए 2019 में स्थिति उनके लिए ज्यादा बेहतर थी। 2019 में मुख्य तौर पर वो 3 दल थे, नीतीश कुमार थे, भारतीय जनता पार्टी थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी, जो कि एकताबद्ध थी। और तीनों में बड़े आराम से 17 और 6 सीटों का बंटवारा हो गया था और उन तीनों ने एक सीट को छोड़ के बाकी चुनाव जीत लिया था। आज की स्थिति तो बिल्कुल बदली हुई है। तो आज की स्थिति बहुत जटिल है और इस स्थिति को सुलझाने में इन लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो भाजपा एक साथ इस वक्त 2 मोर्चों में फंसी हुई है। जैसा कि पहले समझा रहा था कि बिहार का मामला ठीक हो चुका है और बिहार में सब कुछ विश्वसनीय तरीके से दुरुस्त हो गया है, नीतीश कुमार भाजपा के पाले में चले गए हैं और अब एनडीए के बल्ले बल्ले है। अब लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा, परिस्थिति कुछ जटिल है। भाजपा को अभी और भी ज्यादा रणनीतिक प्रबंधन करने की आवश्यकता है। उसका रणनीतिक प्रबंधन अभी 100% कामयाब नहीं हुआ है। उधर झारखंड में भी गोट फंसी हुई है। झारखंड में भी भाजपा का रणनीतिक प्रबंधन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ है। कामयाब क्या हुआ है, मैं कह सकता हूं रणनीतिक प्रबंधन का जो पहला पार्ट था वो तो नाकाम हो गया है। अब दूसरी पार्ट में कुछ वो सोचते हैं, कुछ कर गुजरे, लेकिन दूसरा पार्ट भी अभी तक उसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि वो कामयाबी की तरफ जाएगा। तो बिहार अभी भी भाजपा के लिहाज से थोड़ा दिक्कत में फंसा हुआ है। मैम, जो मुख्य राजनीतिक सलाहकार हैं बिहार के मुख्यमंत्री के, राष्ट्रीय जनता दल के, केसी त्यागी, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें उन्होंने एक बात कही कि हम तो हमेशा से गैर कांग्रेसवादी रहे हैं और हमें अफसोस है कि हम कांग्रेस के साथ 1 घंटा भी बैठे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या गैर कांग्रेसवाद का जुमला जो बिहार में जो कुछ भी जनता दल यूनाइटेड ने किया, उसकी व्याख्या करने के लिए एक सही जुमला है? देखिए, त्यागी जी वरिष्ठ नेता हैं और जब वो भाजपा के खिलाफ होते हैं तो वो टीवी पे बड़ी आकर्षक बातें बोलते हैं। मेरे साथ न जाने कितने कार्यक्रमों में उन्होंने बहस में हिस्सेदारी किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे जानता हूं और हम सब लोगों के व्यक्तिगत रूप से भी उनके साथ संवाद है। जब नीतीश कुमार ने 2015 में लालू यादव के साथ मिलकर गठबंधन बनाया था तो उन्होंने अपने घर के ऊपर हमारे जैसे लोगों को एक दावत दी थी। उसमें नीतीश कुमार जी भी थे। वहां नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने का हम लोगों को मौका मिला और वो बड़ी सुखद दावत थी। और उसमें नीतीश कुमार जी बड़े विश्वस्त लग रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। उन्होंने मुझसे मेरे एक सवाल के जवाब में मुझसे कहा था कि हरा तो हम देंगे ही, अब सवाल ये है कि हम कितना हराएंगे, बस केवल बहस की बात ये है। और उनकी बात सही भी साबित हुई। खैर, वो गठबंधन नहीं चल पाया। उसके बाद में फिर केसी त्यागी दूसरे किस्म की बातें करने लगे। वो भारतीय जनता पार्टी, उन्हें लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वही है जो कि नीतीश कुमार, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी।
फिर नीतीश कुमार बाहर निकल आए तो फिर से वो वैसी ही बातें बोलने लगे, और अब नीतीश कुमार फिर वहां चले गए हैं तो फिर वो उन बातों को बोलने लगे हैं, गैर कांग्रेसवाद की बात करने लगे हैं। देखिए, गैर कांग्रेसवाद तो अब खत्म हो चुका है। अब ये कहना कि हम तो गैर कांग्रेसवाद के समर्थक हैं, ये एक थोथा तर्क है। ये उनको शोभा नहीं देता। उन्हें कोई और तर्क, बड़े वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो नया तर्क खोज सकते हैं। केसी त्यागी जो ये बात करते हैं कि गैर कांग्रेसवाद, वो गैर कांग्रेसवादी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब चाहे तो आप गैर कांग्रेसवादी हो जाएं, जब चाहे तो आप गैर भाजपावादी हो जाएं। ये कोई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। दूसरी बात ये समझने की है कि देश में गैर कांग्रेसवाद पूरी तरीके से न केवल अप्रासंगिक हो चुका है, बल्कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। प्रासंगिक अप्रासंगिक तो हम उस चीज के बारे में बात सोचते हैं जो कि इसका अस्तित्व हो, तो हम सोचते हैं कि वो प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। गैर कांग्रेसवाद तो बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी, जो लोग गैर कांग्रेसवादी थे वो सारे के सारे कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे हैं, करना चाहते हैं। कांग्रेस ही उनके साथ समझौते में है, या वो कर रही है या करना चाहती है। तो वो तो अब जो केसी त्यागी हैं वो काफी तेज दिमाग के हैं। उन्हें चाहिए कोई नया तर्क ढूंढे। उन्हें नीतीश कुमार का समर्थन करना है, समर्थन करें। उन्हें भाजपा के साथ रहना हो, भाजपा के साथ रहें। ये उनका चुनाव है, ये उनकी प्राथमिकता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो इस तरह के तर्क न दें जिनको सुनकर हंसी आए और उनकी बुद्धि पर अफसोस हो। कल भी इस बारे में जिक्र हमने किया था कि ऐसा लग रहा है, और मीडिया की खबरों से, कि कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से बातचीत कर रही है। जी। तो क्या ये एक तरीके से यूपी में एक बड़ा महागठबंधन बनाने की कोशिश मानी जानी चाहिए, या कांग्रेस अपने लिए ज्यादा सीटों पर लड़ने का जो उसका आग्रह है उसको पूरा करना चाह रही है, या भविष्य का इंतजार करना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गैर भाजपा राजनीति है उसके तहत आदर्श स्थिति तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर ये चुनाव लड़ें। ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के अंदर प्रदेश स्तर पर 2 गुट हैं। एक गुट मोटे तौर पर इस प्रस्ताव पर हमदर्दी रखता है, दूसरा गुट इस प्रस्ताव को नापसंद कर रहा है। वो 25 सीटें मांग रहा है। जो आला कमान है वो ना इस गुट को समर्थन दे रहा है, ना उस गुट को समर्थन दे रहा है। आला कमान, जैसे कांग्रेस में हमेशा आजकल होता है कि वो अनिर्णय की मुद्रा में है, आला कमान अनिर्णय की मुद्रा में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी एक के बाद एक अपनी लिस्टें जारी करती रहेगी। एक लिस्ट वो जारी कर चुकी है, रामगोपाल यादव के मुताबिक वो दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है, उन्हीं के मुताबिक उसके तुरंत बाद वो तीसरी लिस्ट जारी कर देगी। तो और अब ये खबर आ रही है कि उसने कांग्रेस के एक गुट ने, आप कांग्रेस मत मानिए उसको, मैं समझता हूँ कांग्रेस के एक हिस्से ने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति में पहुंच चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी किस्म की चुनौती देने में उत्तर प्रदेश के स्तर पर नाकाम रहेगा। मुझे तो कम से कम अभी ऐसा ही लग रहा है। दूसरे, कांग्रेस के अंदर जो शख्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, तो वो तो बिल्कुल एकदम उनकी बातचीत से ऐसा लगता है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को वहां बुलाना चाहते हैं, उनके साथ कार्यक्रम करना चाहते हैं, और वो खुल के एक तरह से उन्होंने भाजपा समर्थक मुद्रा अख्तियार कर ली है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी हालत में है, और ऐसी कांग्रेस के साथ में गठजोड़ करके अखिलेश यादव को ज्यादा से ज्यादा केवल यही मिल सकता है कि अल्पसंख्यक वोटों में अगर कोई बंटवारे की भ्रम की स्थिति हो तो वो कांग्रेस के गठजोड़ में होंगे, तो वो स्थिति नहीं आएगी, और उनके और कांग्रेस के गठजोड़ को अल्पसंख्यक वोट उसी तरह मिल जाएंगे जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उन्हें कांग्रेस से गठजोड़ करने का कोई और लाभ नहीं होगा। तो और समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त फरवरी में भी केवल अब 26 दिन रह गए हैं, और मार्च के प्रथम सप्ताह में या 10 तारीख तक हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो जाए। तो ऐसी ये स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी राजनीति के लिहाज से बहुत अफसोसनाक है। आज लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपने राजनीतिक गुरु के प्रति सम्मान के रूप में, या फिर एक राजनीतिक गुलबंदी के औजार के रूप में, या इससे कुछ राजनीतिक गुलबंदी हो भी सकती है मोदी जी के लिए? नहीं, इससे कोई राजनीतिक गोलबंदी नहीं होगी। अभी राम मंदिर
बन गया है, कम से कम उसका भूतल बन गया है, और उस भूतल में गर्भगृह में उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। तो ये आरोप लग रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि राम मंदिर के जो मूल सफे सालार थे, वे तमाम लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाया, राम जन्मभूमि आंदोलन को, उनकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई। ना इस कार्यक्रम में उमा भारती का चेहरा चमकता हुआ दिखा, ना साध्वी रितंबरा का चेहरा चमकता हुआ दिखा, न ही लालकृष्ण आडवाणी दिखाई पड़े, न मुरली मनोहर जोशी दिखाई पड़े, न विनय कटियार दिखाई पड़े। तो जिन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इस मुकाम तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई, वो लोग कहीं नहीं दिखाई पड़े। एक केवल क्षीण सी तस्वीर आई थी कि उमा भारती और साध्वी रितंबरा बिल्कुल आपस में जज्बाती होकर गले मिल रही हैं कि उनका लक्ष्य पूरा हुआ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसे में अगर लालकृष्ण आडवाणी को वो भारत रत्न दे देते हैं तो वो इस आरोप का जवाब दे देंगे कि भाई राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग जो अब अतीत के इतिहास की वस्तु बन चुके हैं, उनको उन्होंने पूरा सम्मान दिया। इसके अलावा इसमें कोई इस फैसले में कोई और बात नहीं है। देखिए, ये लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं और हिंदुत्व के दूसरे सेनानियों को बड़े बड़े पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी अभ्यर्थना तो बहुत की जाती है कि उसे भारत रत्न देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता। उस व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर। उनसे बड़ा हिंदुत्व का सिद्धांतकार तो कोई है नहीं। और सावरकर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग एक शब्द भी नहीं बोलते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी एक शब्द नहीं बोलते। उनकी अभ्यर्थना ही की जाती है। ठीक है, संघ के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि संघ ने उन्हें अपना पितृ पुरुष न माना हो। हमेशा ही सावरकर को संघ ने अपना पितृ पुरुष माना। हिंदू राजनीतिक एकता का जो सिद्धांत है वो तो मुख्य तौर पर सावरकर का दिया हुआ सिद्धांत है। तो सावरकर को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक हिंदुत्व के पैरोकार नहीं दे पाए। क्यों नहीं दिया गया? आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? संघ से सबसे बड़ा कारण यही है कि हिंदुत्व के पैरोकार शुरू से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैरोकार हैं, वो शुरू से सावरकर की थीसिस को मानते हुए भी उनके साथ अपने मतभेदों को रेखांकित करते रहे हैं। भाई राकेश सिन्हा ने जो किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने दिखाया है, काफी तर्क देकर और तथ्यों के जरिए दिखाया है किस तरह सावरकर से संघ का विचार अलग है। मेरा कहना है कि भले ही संघ का विचार सावरकर से अलग हो, उनकी बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन उनको भारत रत्न देने में क्या ऐतराज है? उनसे बड़ी कोई हिंदुत्व की हस्ती तो कोई है नहीं। लेकिन ये लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने के बाद हम यह कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराने में शामिल होना या उस भीड़ को भड़काने में शामिल होना कोई अपराध तो नहीं रहा, शायद सम्मान की चीज बन गई। ये किस बात को? वो तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये बाबरी मस्जिद को इस तरह गिराया गया, वो अपने आप में अपराध था, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता रहे, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं मानती, हिंदुत्व के पैरोकार तो नहीं मानते इसको। सुप्रीम कोर्ट ने तो उत्तर प्रदेश के तब पूर्व हो चुके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा भी दी थी। उन्होंने जो हलफनामा दिया उसका उन्होंने पालन नहीं किया, तो कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी सजाएं हमें जो बार बार मिले मुझे स्वीकार है। तो वो कानून कुछ भी कहता रहा। ये लोग तो सब कानून से ऊपर है ना। ये लोग मानते हैं कि इनका लक्ष्य, इनकी विचारधारा किसी किस्म के कानून और संविधान से ऊपर है। बिल्कुल। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कल रविवार है तो उम्मीद है कि हमारे साथ एक अन्य मेहमान भी रहेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको धन्यवाद। नमस्कार।